हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अ लर्नर। आज हमारी पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का क्लास थर्ड है, यानी कि पार्ट 3। आज हम सबसे पहले स्टेजेस को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद जो पॉइंट्स बचते हैं उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। स्टेजेस स्टार्ट करेंगे तो पियाजे ने अपनी थ्योरी में 4 स्टेजेस को बताया है। पियाजे ने अपनी थ्योरी में 4 स्टेजेस दी हैं। वो 4 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? फोर स्टेजेस ऑफ पियाजेस थ्योरी, इसको आप एज अ निमोनिक लर्न कर सकते हैं, एस, पी, सी एंड एफ। फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज और सेकेंड स्टेज होगी प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 4 स्टेजेस हैं। और ये स्टेजेस एजेस में डिवाइड हैं। ये 0 से 2 इयर्स तक रहती हैं, ये 2 से 7 इयर्स, 7 से 11 इयर्स एंड ये 11 एंड अबव। इसको हम 14 या 14 टू 15 इयर्स तक मान सकते हैं, 11 से 14 या 14 टू 15 इयर्स, इतना। ये चारों स्टेजेस हैं। ये चारों स्टेजेस के नाम याद रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार मतलब इसमें से 3 स्टेज दे देगा और एक किसी और थ्योरी की स्टेज दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सी पियाजे की थ्योरी की स्टेज नहीं है, तो इनके नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम इन स्टेजेस को एक एक करके अलग अलग इनके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, इनमें क्या गुण हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, इनको डिस्कस करेंगे अलग अलग एक एक करके। तो फर्स्ट जो है हमारी कौन सी स्टेज है? सेंसरी मोटर। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? इंद्रिय गामक अवस्था। इंद्रिय गामक अवस्था 0 से 2 इयर्स। इंद्रिय गामक अवस्था यानी कि सेंसेस से, इस स्टेज में बच्चा जो है वो अपनी समझ यानी कि दुनिया की जो समझ बनाता है वो अपनी सेंसेस से बनाता है। जो हमारी 5 सेंसेस होती हैं, आईज, हमारे ईयर्स, हमारे टंग, और जो आईज, ईयर्स, टंग, स्किन और 5 सेंसेस जो होती हैं उनसे बनाता है, यानी कि बाई सीइंग, टच, हियरिंग, टेस्ट। एक इसमें से कुछ बच रहा है, जैसे कि हमारा नोज भी इसमें आता है, यानी कि स्मेल करके। इन 5 सेंसेस से वो अब दुनिया की समझ बनाता है। 5 सेंसेस से उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। इन 5 सेंसेस की बात की गई है इसमें। अब इस स्टेज में जो और क्वालिटीज़ होती हैं अलग अलग, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो मोटर एक्टिविटीज़ हैं वो इस स्टेज में स्टार्ट हो जाती हैं। फर्स्ट क्या है?
मोटर एक्टिविटीज स्टार्ट्स, मोटर एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं, उसका हाथ पैर चलाना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। एंड ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इससे क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसको हिंदी में हम कहते हैं वस्तु स्थायित्व। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? इस स्टेज की शुरुआत में बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता है, यानी कि हमने मान लीजिए उसको कोई टॉय दिया, कोई खिलौना दिया खेलने के लिए और फिर उससे ले लिया, तो वो ये समझता है कि अब वो टॉय एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो दोबारा उस टॉय को नहीं मांगेगा, उस टॉय को नहीं ढूंढेगा, यानी कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है। ये शुरुआती में ऐसा होता है कि वस्तु स्थायित्व का गुण नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे ये स्टेज खत्म होती है वस्तु स्थायित्व का गुण आने लगता है, यानी कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होता है, यानी कि हमने उसे कोई टॉय या कोई भी चीज़ दी खेलने के लिए और उसे फिर उससे ले ली तो वो उस चीज़ के लिए रोने लगेगा, या फिर उस टाइम नहीं रोता है तो वो बाद में उस चीज़ की डिमांड करेगा, उस टॉय की डिमांड करेगा कि वो कहाँ है, वो मुझे दो, यानी कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होता है। और यहाँ पे उसको क्या लगता है कि कोई चीज़ उसको दी गई और ले लिया, तो यानी कि वो चीज़ अब दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो चीज़ गायब हो चुकी है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो गया। और स्टेज जैसे जैसे ख़त्म होती जाती है तो ऑब्जेक्ट परमानेंस अपने आप आता रहता है, यानी कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होता है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि जैसे जैसे स्टेज खत्म होती है, यानी कि 2 इयर्स है तो आफ्टर 1.5 इयर्स यानी कि 1.5 साल के बाद से, ठीक है, होती है, तब ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, यानी कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होता है। नहीं होता, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस स्टेज की क्वालिटीज़ क्या है? इंद्रिय गामक अवस्था, यानी कि बच्चा अपने 5 सेंसेस से दुनिया की समझ बनाता है। बाई सीइंग, यानी चीज़ों को आसपास वो देखता है, कोई चीज़ देखता है तो उसको टच करता है, कोई भी चीज़ देखता है उसको पकड़ने की कोशिश करता है। बाई हियरिंग एंड टेस्ट एंड स्मेल, मोटर एक्टिविटीज़ उसकी स्टार्ट्स होती हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है, और स्टेज खत्म होते होते क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, यानी कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होता है। इसे आप नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आगे बात करते हैं कि इस अवस्था में और क्या होता है। एक गुड क्वालिटी और होती है इस अवस्था में, ये होता है डिफर्ड इमिटेशन। इमिटेशन यानी कि बच्चा इमिटेट करता है, यानी कि दोहराता है चीज़ों को, यानी कि वो अपने आसपास, यानी कि अब या समझ लीजिए अपने पेरेंट्स को ही कोई एक्टिविटी करते हुए देखता है तो बाद में उस चीज़ को दोहराता है। लाइक अगर मम्मी भी किचन में रोटी बेल रही है तो बाद में या उसी टाइम वो भी ट्राई करता है रोटी बेलने की, या आटा को लेता है, ऐसी चीज़ें वो करता है। यानी कि डिफॉल्ट इमिटेशन, यानी कि जो एक्टिविटी वो अपने आसपास के लोगों को, आसपास के लोग क्या, वो घर में ही होगा उस टाइम पे, वो अपने फैमिली मेम्बर्स को, मम्मी को, पापा को करते हुए देखता है, बाद में वो उस एक्टिविटी को रिपीट करता है, यही होता है डिफर्ड इमिटेशन। उसके बाद इसका एक और गुण होता है, वो होता है गोल
डायरेक्टेड बिहेवियर। क्या होता है इसमें? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इसको हिंदी में कहते हैं लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। यानी कि इस स्टेज में वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब हुआ कोई भी चीज़ है या कोई बॉल या कोई टॉय बहुत दूर है तो वो उस टॉय या उस बॉल तक पहुंचने की कोशिश करेगा। वो टॉय या कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी थिंग हो सकता है, वो अगर कहीं दूर रखी हुई है तो वो उस तक पहुंचने की कोशिश करेगा और उस गोल को अचीव करेगा। यानी कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है। अगर कोई चीज़ तक वो पहुंचने की कोशिश करेगा तो वो वहां तक पहुंचेगा ज़रूर और अपने गोल को अचीव करेगा। ये इस स्टेज में आता है। फर्स्ट स्टेज की इतनी ही क्वालिटीज है जो कि मैंने बताई। यानी कि अपने सेंसेस से सीखता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है और डिफर्ड इमिटेशन। ये 4 इसकी क्वालिटीज हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी सेकेंड स्टेज कौन सी है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज ये 2 से 7 यानी कि 2 to 7 ईयर्स तक होती है। इसको हिंदी में कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था स्टेज की जो हम बात कर रहे हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको हिंदी में कहते हैं। और इस स्टेज की क्वालिटीज क्या होती हैं? सबसे पहली क्वालिटी होती है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म यानी कि कल की क्लास में जो मैंने बताया था ईगोसेंट्रिक स्पीच आपको बताई थी। तो बच्चा क्या होता है? ईगोसेंट्रिज्म होता है, यानी कि खुद को ही इस पूरी दुनिया का सेंटर मानता है। उसे लगता है जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही हर कोई सोचता है। यानी कि उसको अगर कोई चीज़ अभी चाहिए तो वो तुरंत चाहिए, नहीं तो वो उसे फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ है, घर में है, बाहर है, वो कहीं भी रोना स्टार्ट कर देगा, हाथ पैर पटकना स्टार्ट कर देगा। यानी कि वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, ईगोसेंट्रिज्म होता है। बच्चा क्या होता है? ईगोसेंट्रिज्म होता है, यानी कि वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझता और वो अपनी बात को ही ऊपर रखना चाहता है। यानी कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि सिचुएशन कैसी है, जगह कौन सी है या क्या चल रहा है। उसे जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, जो चीज़ उसे पसंद है वो पसंद है, जो चीज़ उसे खानी है उसे खानी है। ईगोसेंट्रिज्म होता है उसके अंदर। वो दूसरे की, वो किसी की बात नहीं मानता है, वो सिर्फ अपनी बात मानता है। यानी कि वो सिर्फ खुद को ही इस दुनिया का सेंटर मानता है। यानी कि वो सोचता है कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही हर कोई सोचता है। ईगोसेंट्रिज्म ये एक एज का क्वालिटी है। दूसरा क्या होता है? इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी यानी कि अपलटावी। इरिवर्सिबल मतलब होता है कि वो अपने थॉट्स को पलट नहीं पाता है। यानी कि अगर उसे हम सिखा दें कि 7 + 4 11 होता है तो वो ये तो सीख जाएगा, बट इससे वो ये खुद से नहीं समझ पाएगा कि 4 + 7 भी 11 होगा। यानी कि वो अपने थॉट को वो इधर से तो सीख गया बट इसको पलट नहीं पाता है कि हाँ 4 + 7 भी 11 होगा। यानी कि इरिवर्सिबल होता है, अपने थॉट्स को वो पलट नहीं पाता है।
हम एक और एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं, जैसे कि गोइंग बैक इज नॉट पॉसिबल। इसमें अपलटावी थॉट में क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी में क्या होता है, गोइंग बैक इज नॉट पॉसिबल। यानी कि उसको ये चीज नहीं समझ में आएगी। जैसे कि एक एग्जांपल और, जैसे कि वाटर से आइस बनता है, तो ये चीज वो समझ जाएगा कि हाँ वाटर से आइस बनता है, बट वो ये नहीं समझ पाएगा कि आइस से को पिघलाकर हम वापस से वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि वो अपने थॉट को पलट नहीं पाता है, इरिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल नहीं कर पाता है। ये इस स्टेज की एक क्वालिटी है। इसके अलावा एक और क्वालिटी होती है, वो होता है सेंट्रेशन। इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीकरण। केंद्रीकरण यानी कि बच्चा किसी चीज के, किसी भी ऑब्जेक्ट के सिर्फ एक एस्पेक्ट पर ही फोकस करता है, वो अदर ऑब्जेक्ट पर फोकस नहीं करता। लाइक मान लीजिए अगर उससे ये मार्कर भी दिखाया जाता है, तो वो या तो इसका कलर देखेगा, या तो इसका लेंथ देखेगा, या इसका शेप देखेगा। इसमें से कोई एक चीज वो देखेगा। वो किसी भी ऑब्जेक्ट के सिर्फ एक चीज पे फोकस कर पाता है, बाकी एस्पेक्ट पर वो फोकस नहीं कर पाता है। यानी कि सेंट्रेशन होता है, केंद्रीकरण होता है। ये इस स्टेज की क्वालिटी है। तो इस स्टेज की क्या क्या क्वालिटीज हुई, क्वालिटी या लिमिटेशन कह सकते हैं। सेंट्रेशन तो एक तरह से लिमिटेशन हुई। इस स्टेज में क्या क्या होता है, इस स्टेज में होता है, क्या बताया था मैंने सबसे पहले, इस स्टेज में क्या क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी होती है, सेंट्रेशन होता है, और इसके अलावा ईगोसेंट्रिज्म होता है, और एक और चीज इसमें आती है एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब होता है जीववाद। इसको हिंदी में हम कहेंगे जीववाद। यानी कि वो नॉन लिविंग थिंग्स को भी लिविंग समझता है। नॉन लिविंग थिंग्स को भी जीववाद, यानी कि वो नॉन लिविंग थिंग्स को भी लिविंग समझता है। यानी कि समझ लीजिए अगर वो चल रहा है, कहीं जा रहा है, या किसी चीज से उसको, किसी टॉय से चोट लग गई और वो रोने लगा, और उसके पेरेंट्स आए या कोई भी आया और उस टॉय को ऐसे मार दिया, तो उसको खुशी होगी। उसको लगेगा कि जैसे मुझे दर्द हुआ, ऐसे उस टॉय को भी दर्द हुआ होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल, हम लोग बचपन में क्या होता था कि अगर हम गिर जाते थे जमीन पे, तो फिर क्या करते थे, अगर जमीन को ऐसे मार देते थे तो बच्चा खुश हो जाता था, वो रोना बंद कर देता था। वही होता है एनिमिज्म, यानी कि जीववाद। वो नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग कंसीडर करता है। तो इसमें हमने कितनी क्या क्या क्वालिटीज पढ़ी है। एनिमिज्म हुआ, इरिवर्सिबिलिटी हुआ, सेंट्रेशन हुआ, और ईगोसेंट्रिज्म हुआ। ये सारी इस स्टेज में, ये सारी चीजें इस स्टेज में आती हैं। अब इसकी जो थर्ड स्टेज है वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये कब से कब तक होती है, ये 7 से 11 वर्ष तक होती है, और इसको हिंदी में कहते हैं हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको हिंदी में हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में
फर्स्ट टाइम बच्चे के अंदर लॉजिक आता है, बट लॉजिक अबाउट कॉन्क्रीट थिंग्स। बच्चे के अंदर इस स्टेज में लॉजिक आता है, लॉजिक अबाउट कॉन्क्रीट थिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स के लिए नहीं, यानी कि मूर्त चीज़ों के लिए लॉजिक आता है। जिन चीज़ों को वो देख सकता है, टच कर सकता है, उन चीज़ों के बारे में वो सोच सकता है, लॉजिक दे सकता है। यानी कि लॉजिक अबाउट कॉन्क्रीट थिंग्स, मूर्त चीज़ों के बारे में उसके अंदर लॉजिक आता है। और इस स्टेज में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो होता है CCS, यानी कि कंजर्वेशन। इसको हम क्या कहेंगे? कंजर्वेशन। उसके बाद इसे हम कहेंगे क्लासिफिकेशन एंड S यानी कि सीरिएशन। कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन। अब ये तीन चीजें क्या होती हैं, इसको हम अलग अलग समझेंगे। कंजर्वेशन क्या होता है? ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब होता है कि उसके माइंड में या उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, उसके थॉट्स में रिवर्सिबिलिटी का आ जाना कंजर्वेशन कहलाता है। उसके थॉट्स में रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। और एक चीज और इसमें होता है, इसमें ये होता है कि किसी भी वस्तु का शेप और साइज चेंज करने से उसके जो क्वांटिटी है या उसका जो वेट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंजर्वेशन का एक और मतलब होता है, उसे समझ में आता है कि किसी वस्तु का शेप और साइज चेंज करने पर उसकी क्वांटिटी या अमाउंट, वॉल्यूम, वेट, इन सब में फर्क नहीं आता। क्वांटिटी में चेंज नहीं होता है। ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि उसके थॉट में रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि किसी वस्तु का शेप और साइज अगर हम चेंज कर रहे हैं तो उसके क्वांटिटी में, उसके वॉल्यूम में, उसके वेट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसको हम एज ए एग्जाम्पल समझ सकते हैं। मान लीजिए 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है, वाटर। ठीक है, अब उसको हम एक ग्लास में रखेंगे, ठीक है, पूरा भरा। और मान लीजिए उसको एक ग्लास में हमने रखा, उसको एक बड़ी सी बॉटल में हमने रखा, फिर उसको एक टब में रखा, ठीक है, फिर समझ लीजिए उसको एक बकेट में रखा। तो वो ये नहीं कहेगा कि इसमें पानी कम है, इसमें पानी ज़्यादा है, इसमें पानी ज़्यादा है, इसमें पानी कम है। वो ये नहीं कहेगा, उसे समझ में आएगा कि क्वांटिटी उतनी ही है, जो क्वांटिटी है वो 1 लीटर ही है, बट उसका सिर्फ शेप और साइज चेंज किया गया है। पहले हमने उसे ग्लास में रखा, फिर हमने उसका शेप चेंज किया, हमने उसको बॉटल में रखा, फिर हमने उसको चेंज किया, उसको एक टब में रखा, फिर हमने उसको चेंज किया, एक बकेट में रखा। ये चीज आ जाती है, यानी कि वो अपने थॉट को रिवर्सिबल कर जाता है। यहाँ पे उसको ये भी समझ में आने लगेगा कि अगर 7 + 4 11 होता है तो 4 + 7 भी 11 होगा। यानी कि उसके थॉट में रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। पिछले जो स्टेज थी उसमें जो इरिवर्सिबिलिटी थी, जो उस स्टेज की लिमिटेशन थी, वो गुण यहाँ पे आ जाता है, उसके थॉट में रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा।
कंजर्वेशन हमने समझ लिया। क्लासिफिकेशन यानी कि वो चीज़ों को क्लासिफाई कर पाएगा, चीज़ों में पहचान, चीज़ों में अंतर करना सीख जाएगा। और अगला है क्या है, सीरिएशन, यानी कि अगर हम उसको अलग अलग साइज की बॉल्स दे रहे हैं या अलग अलग साइज का कुछ भी दे रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी टॉय दे रहा है, और अगर हम उससे कह रहे हैं कि इसे असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़े में लगाओ या इसे डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे में लगाओ, तो वो ये चीज़ कर पाएगा। यानी कि वो असेंडिंग और डिसेंडिंग सीख जाएगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग। सीख जाएगा। सीरिएशन एक तरह से कह सकते हैं कि चीज़ों को सीरियल वाइज में लगाना सीख जाएगा, सीरियल वाइज में लगाना सीख जाएगा। यानी कि ये एक छोटा ट्रायंगल है, फिर ये इससे बड़ा ट्रायंगल है, फिर ये इससे बड़ा ट्रायंगल है, फिर ये इससे बड़ा ट्रायंगल है, और ये सबसे बड़ा ट्रायंगल है। ये चीज़ें वो धीरे धीरे उसके माइंड में आने लगेगी, उसके अंदर सीरिएशन का गुण आ जाएगा, उसके अंदर क्लासिफिकेशन का गुण आ जाएगा, और उसके अंदर कंजर्वेशन का गुण आ जाएगा। यही है CCS, जो कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आती है। अब हमारी सबसे लास्ट स्टेज बचती है, वो होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज नाम से ही समझ में आ रहा है, 7 से 11 तो पिछला था, 11 से अबव, 11 से ऊपर तक की जो स्टेज होती हैं वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती हैं। इनको हिंदी में हम कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, यानी कि वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में भी सोच सकता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में तो क्या था कि वो सिर्फ कॉन्क्रीट चीज़ों को, मूर्त चीज़ों के बारे में सिर्फ सोच सकता था। इसमें क्या होता है कि इसमें वो अमूर्त चीज़ें यानी कि एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में भी सोच सकता है। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इसी स्टेज में आती है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो होती है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इसी स्टेज में आती है। और कह सकते हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव मैंने लिखा, डिडक्टिव रीजनिंग भी इसी स्टेज में आता है। यानी कि जो चीज़ें, जो वस्तु उसके सामने नहीं है वह उनके बारे में भी सोच सकता है। ये एक इसका गुण होता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आती है। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इसी स्टेज में आती है, यानी कि बच्चे के सामने जो चीज़ें नहीं है वो उनके बारे में भी सोच सकता है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग सबसे पहले इसी में आती है। इस स्टेज में डिडक्टिव रीजनिंग आती है। जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है उसमें इंडक्टिव रीजनिंग आती है। तो इस स्टेज, ये स्टेज इतनी ही है, ये वो डिफरेंस कर पाता है। एक चीज़ और इसमें है कि वो डिफरेंस कर पाता है बिटवीन
इमेजिनेशन, यानी कि क्या चीज़ें काल्पनिक हैं और क्या चीज़ें रियल है, क्या चीज़ें उसके कल्पनाओं में, उसके इमेजिनेशन में चल रही हैं और क्या चीज़ें रियल में हैं, वो इन चीज़ों के बारे में डिफरेंस कर पाता है इस स्टेज में। तो ये चारों स्टेज मैंने आपको समझाई, चारों स्टेज के गुण मैंने बताए, क्लियरली एक्सप्लेन किया। इसके अलावा कोई भी पॉइंट इसमें बचता नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टेज यहाँ पे ख़त्म होती है। एक छोटा सा टॉपिक और बचेगा, अगर इसमें मैं करवाने गई तो वीडियो फिर से लंबी हो जाएगी। एक टॉपिक और, एक लास्ट वीडियो और बचेगी जिसमें मुझे आपको एडेप्टेशन की प्रोसेस पूरी समझानी है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आता है। एडेप्टेशन की प्रोसेस 4-5 मिनट की एक वीडियो बनेगी, उसमें कंप्लीट हो जाएगा और पियाजे की पूरी थ्योरी 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट हम वाइगोत्स्की की थ्योरी करेंगे। एंड एज यूजुअल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जो कि आप हमेशा करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, मुझे तो बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में। एंड थैंक यू सो मच।